उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जो सही साबित हुआ है। नैनीताल में सोमवार को 2 घंटे की तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। नैनीताल के मेट्रोपोल कंपाउंड में एक बड़ा पेड़ बारिश के दौरान गिर गया, जिसकी चपेट में आने से कई लोग बाल बाल बच गए और कुछ मकानों को नुकसान हुआ है। वहीं पेड़ गिरने की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन ने पेड़ को मकानों से हटाया। इसके साथ ही बारिश के बाद माल रोड में पानी भर गया और झील में भी कूड़ा आने से गंदगी का अंबार लग गया है। तेज बारिश किस तरीके से मुसीबत बनकर वहां पर आई है, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेट्रोपोल में बारिश से वहां पर बड़ा पेड़ गिर गया। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इतने बड़े ये पेड़ गिरा है, लेकिन कोई भी जान माल के ऐसा नुकसान नहीं हुआ है और सबको बचाते हुए बीचों बीच में गिरा है। लेकिन अगर या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ गिरता तो कोई भी जानहानि हो सकती है, तो कौन जिम्मेदारी लेता सर उसमें। और उधर विकासनगर में आज अचानक से मौसम बदल गया। जहां पर सुबह से तेज धूप थी, वहीं दोपहर के बाद तेज बारिश देखने को मिली, जिससे कि लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं बच्चों ने बारिश में भीगकर आनंद भी लिया। देहरादून के गढ़ी कैंट में बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी सांसद और विधायक शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मोदी सरकार में रक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में जवानों को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। आज भारत गोलियों का जवाब गोलों से देता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जानी जाती है, ये शौर्य और सैन्य भूमि के रूप में जानी जाती है। संपूर्ण विश्व भारत की सामर्थ्य से परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि आज कोई भी दुश्मन भारत को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज देश की सुरक्षा में लगे दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना आपकी। और डिवाइडेड उत्तर प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बना तो उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री रहा। जब कभी भी उत्तराखंड में मेरा कोई कार्यक्रम लगता है, आज भी भले ही उत्तराखंड राज्य बन गया हो, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं और कहीं नहीं जा रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं, अपने लोगों को। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, यह देवभूमि के रूप में जानी जाती है, वीरभूमि के रूप में जानी जाती है, शौर्य भूमि के रूप में जानी जाती है और सैन्य भूमि के रूप में भी जानी जाती है। और केदारनाथ मंदिर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में केदारनाथ मंदिर में एक महिला गर्भगृह में पैसे बरसाती हुए नजर आ रही है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए हमारी रिपोर्ट। दोनों हाथों से नोट लुटा रही ये महिला कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो नोट लुटा रखी है उससे ये लग रहा है मानो ये अपनी रईसी दिखाना चाह रही है या फिर वीडियो के माध्यम से चर्चा में आना चाहती है। ये वीडियो केदारनाथ से सामने आया है, जहां मंदिर के गर्भगृह में ये महिला शिवलिंग पर नोटों की बरसात कर रही है। जब महिला नोट लुटा रही थी तब मंदिर के सेवादारों ने रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। मंदिर समिति ने भी इस पर सख्त तेवर दिखाए और पुलिस में एक तहरीर दी है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में एक महिला द्वारा रुपए बरसाए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति ने एक तहरीर पुलिस को दी है, जिस आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई जो है वो की गई है। इसमें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और विधिक कार्रवाई जो है वो पूरी की जाएगी।
मंदिर के गर्भगृह में मर्यादा को तार तार कर रही ये महिला दान पात्र में नोटों को डाल सकती थी या फिर अपने पैसों को गरीबों में भी दान दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा करने के बजाय अपने नोटों का प्रदर्शन करना अधिक उचित समझा। बाबा केदारनाथ के गर्भगृह में पैसे लुटाना और फिर उसका वीडियो सामने आने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर भी कुछ लोग अशोभनीय कार्य करने में नहीं चूकते। अब भले ही महिला ने सिर्फ अटेंशन पाने के लिए नोट लुटाए या फिर उसके पास कहीं ज्यादा नोट थे, फिलहाल मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है और जांच के बाद ही महिला पर कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में नोट लुटाने के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि वो महिला एक किन्नर है और सूरत की रहने वाली है। बताया यह भी जा रहा है कि केदारनाथ में उसने करीब 10 लाख के नोट लुटाए हैं। हमारे संवाददाता सत्येंद्र बर्तवाल ने उस किन्नर से फोन पर भी बातचीत की है और इस वक्त बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्तवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, आपने फोन पर बातचीत की है, क्या बातचीत हुई है, क्या जानकारियां इस महिला ने दी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो ये पूरा वीडियो है वायरल हुआ है, वो केदारनाथ धाम का जो ये वीडियो वायरल हुआ है वो किन्नर निशा का है, जिसमें करीब 10 लाख रुपए निशा ने केदारनाथ धाम के गर्भगृह स्थित शिवलिंग में उठाया था। न्यूज़ 18 से जब निशा ने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना कि बाबा का आदेश था, मैंने आज तक जो भी कमाया सब बाबा के धाम को दिया। लेकिन निशा ने ये भी कहा कि उनको ये पता नहीं था कि ये करना गलत था और वहां पे जो लोग थे उन्होंने भी उनको रोका नहीं। उन्होंने माफी मांगते हुए ये भी कहा कि वो उनका किसी भी प्रकार से किसी भी की आस्था से खिलवाड़ करना उनकी कोई मंशा नहीं थी। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस अब ये भी जांच कर दी कि इतना सारा अगर जो पैसा था वो आखिर में किसके पास गया, कहाँ गया। पुलिस अब उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो उस समय मौके पर गर्भगृह में थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। करीब 10 लाख तक के नोट यहां पर किन्नर ने उड़ाए हैं, लेकिन बाद में वो माफी मांगती हुई भी नजर आई। आगे बढ़ते हैं, उधर हरिद्वार का भी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां पर दूसरे धर्म के एक जोड़े को हर की पौड़ी के पास देखकर एक युवक ने आपत्ति जताई और उसने वहां से चले जाने को कह दिया। इसे लेकर आपस में नोकझोंक भी हुई। वीडियो कब का है इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। यहाँ पे नहीं है, वो आप हमारे पास नहीं है, बाहर निकलिए आप। दोबारा अगर मुझे दिख गए तो ठीक नहीं होगा। ये बहुत ही संवेदनशील मैटर है और इसमें वीडियो भी वायरल हुआ, उसको संज्ञान में भी लिया गया है। सीओ सिटी इस मामले को पूरा देख रही है और जो युवक है उसको तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है। तस्दीक होते ही उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में करीब 6,500 सरकारी अधिकारी बिना गाड़ी के पैदल हो गए हैं। कारण जो गाड़ियां अफसर यूज कर रहे थे वो 15 साल पुरानी गाड़ियां थीं, जिनको चलाने पर परिवहन विभाग ने अब रोक लगा दी है। ऐसे में इन लोगों के सामने गाड़ी का संकट खड़ा हो गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के एक आदेश के बाद 15 साल की उम्र पूरी कर चुकी सरकारी गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इनका रजिस्ट्रेशन अब रिन्यू नहीं होगा। परिवहन विभाग ने सभी सरकारी विभागों को पत्र भेजकर ऐसी सभी गाड़ियों का संचालन बंद कर उनको स्क्रैप करने के आदेश दिए थे। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में करीब ऐसी 6,500 सरकारी गाड़ियां हैं जो अब 15 साल पूरे हो जाने पर डंप कर दी गई हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ ही निकायों की गाड़ियां भी शामिल हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने जितने भी सरकारी विभाग में गाड़ियां लगी हुई हैं उनके लिए ये निर्देश जारी कर दिए थे कि कोई भी गाड़ी जो 15 साल से पुरानी है उनको 31 मार्च से पहले स्क्रैप कर दिया जाएगा। और इन गाड़ियों के जो अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर हैं लगभग ऐसी 6 से 6,500 गाड़ियां हैं जो कि 15 साल से ऊपर हैं और सरकारी विभाग में लगी हुई हैं। गाड़ियों के खड़े होने से कई अधिकारी पैदल हो गए हैं, तो इन गाड़ियों के ड्राइवर भी बिना काम के बैठे हैं। उधर सरकार का कहना है कि विभाग या तो आउटसोर्स पर गाड़ियां लें या फिर खुद की गाड़ी कैरी करें। खुद की गाड़ी कैरी करने पर प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी,
ई वाहन स्वामियों को भी बढ़ाकर प्रतिपूर्ति दी जाएगी। कई अधिकारी कर्मचारी जिनकी अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया गया था कि अगर वो स्वयं की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उनको कितना मासिक प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी। द्वितीय विकल्प ये दिया गया था कि जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से गाड़ी लेने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा, हम लोगों ने ये विकल्प उस जियो में भी दिया है कि ई व्हीकल्स को भी प्रोत्साहित किया जाए। राज्य सरकार 15 साल की उम्र पूरे कर चुके निजी और व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही है। दरअसल पुराने वाहनों को प्रदूषण फैलाने का अहम कारण माना जा रहा है। इससे जहां प्रदूषण कम होगा, विभागों में वाहनों की होड़ और कर्मचारियों का दबाव भी कम होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और काशीपुर भी रविवार को आईटीआई थाना क्षेत्र में बंदरों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कई धाराओं में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। बीते रोज बाजपुर रोड स्थित जैतपुर फार्म के पास करीब 90 एकड़ में फैले आम के बाग में 24 से ज्यादा बंदरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आम के बाग में मैनेजर समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि बंदर आम की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसीलिए आरोपियों ने जहर देकर बंदरों को मार दिया। क्योंकि वन्य जीवों के द्वारा लगातार वहाँ पे नुकसान किया जा रहा था, उत्पात मचाया जा रहा था, इसी के दृष्टिगत इन्होंने उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ जहरीली दवाइयाँ उनको खिला दी और कुछ दवाइयों का घास पर भी छिड़काव किया था, क्योंकि घास भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। इसके बाद इन्होंने उस वन्य जीव की मृत पाए जाने पर आनंद फानंद में वहीं पर उनको दफना दिया। देहरादून में हरियाणा पुलिस की रिमांड से एक आरोपी फरार हो गया। इस मामले में पटेलनगर थाने में आरोपी प्रवीण कुमार के साथ 2 हरियाणा पुलिस के जवानों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल हरियाणा के पंचकुला थाने की पुलिस बंद आरोपी प्रवीण कुमार को लेकर देहरादून उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, लेकिन देर रात पुलिस को चकमा देकर आरोपी प्रवीण कुमार फरार हो गया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने थाना पटेलनगर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर देहरादून पुलिस ने हरियाणा के दरोगा राकेश कुमार और सिपाही सुरेंद्र पर भी लापरवाही बरतने के चलते मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। वहाँ पंचकुला में 420-406 का मुकदमा पंजीकृत है और उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी लेने हेतु जो है ये टीम के साथ इसको रिमांड पर लेकर के आए थे और आने के बाद जो है थाना पटेलनगर क्षेत्र में किसी होटल में रुके थे, जहाँ से बाथरूम जाने के नाम पर वो इनके साथ धक्का मुक्की करके अभियुक्त फरार हो गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और रामनगर से सोमवार को प्रशासन ने रानीखेत रोड से अतिक्रमण को हटाया है। सड़क किनारे लगे ठेलों को हटाया गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया था, उसे अब हटा दिया गया है। शुक्रवार को इसी सड़क पर स्कूटी हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। काफ़ी पुराना मार्ग है और यहाँ पे जो है आबादी बढ़ने के साथ साथ जो है कुछ लोगों ने अवैध ठेले लगाने शुरू कर दिए, जिससे जो है काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को। तो आज पुलिस ने, प्रशासन ने और नगर पालिका ने मिलकर ये अभियान चलाया कि इसको जो अवैध ठेले हैं जिनकी वजह से जाम लग रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन सबको हटा के ये सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। 1200 करोड़ की भारी भरकम धनराशि लगाकर भले ही पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड बनाई गई हो, लेकिन दर्जनों डेंजर जोन का ट्रीटमेंट नहीं होने से इस रोड पर हर वक्त खतरा मंडराया रहता है। पिथौरागढ़ से टनकपुर तक की रोड को ऑल वेदर में शामिल किए जाने के बाद सफर तो आसान हुआ ही है, साथ ही समय की बचत भी हो रही है। लेकिन 150 किलोमीटर के इस रूट पर चौड़ीकरण के दौरान एक नहीं बल्कि दर्जनों डेंजर जोन बन गए हैं। ये डेंजर जोन इस कदर खतरनाक हैं कि थोड़ी सी बारिश में भरभरा कर गिरने लगते हैं। लगातार दरकती पहाड़ियों को बचाने के लिए एनएच ने 50 से ज्यादा डेंजर जोन चिन्हित किए थे, बावजूद इसके ट्रीटमेंट पर रत्ती भर भी काम नहीं हो पाया है। ये जो टनकपुर पिथौरागढ़ जो ऑल वेदर रोड है, ये हमारी जो है 2 जिलों की जो है लाइफलाइन है, चंबा और पिथौरागढ़ की। आप देखेंगे कि बरसात में आए दिन यहाँ पर जो है बड़े बड़े बोल्डर आते हैं और कई लोग जो है बरसात के समय में जो है अपनी जान खो चुके हैं इस सड़क पर। जो हम अभी देखो बरसात आने वाली है, पर जो यहाँ पे डेंजर जोन बने पड़े हैं, अभी भी जो है उनकी स्थिति वैसी है जैसी पहले थी। बीते साल दावा किया गया था कि बरसात से पहले डेंजर जोन का ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा,
लेकिन अब जब बरसात सिर पर खड़ी है तो 150 किलोमीटर की रोड में एक भी डेंजर जोन का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। ऐसे में जहां एनएच की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं ये आशंका भी बनी हुई है कि बरसात में पिथौरागढ़ और चंपावत के लोगों को खासी दिक्कत उठानी पड़ेगी। उन पॉइंट्स के लिए टीएचडीसी ने डीपीआर बनाई है और वो शासन में स्वीकृत भी हो गई है, तो जल्दी ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। बॉर्डर को जोड़ने वाली अहम रोड में दर्जनों डेंजर जोन अभिशाप बन गए हैं। ऐसे में तय है कि करोड़ों की धनराशि से बनी रोड का पूरा फायदा लोगों को तभी मिलेगा जब इनका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ऐसा हो न सका। तो तय है कि इस सीजन की बरसात भी लाखों की आबादी पर फिर भारी पड़ेगी। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और प्रदेश में नदियों के किनारे निर्माण के नक्शे पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड की 6 मुख्य नदियों के किनारे निर्माण कार्य नहीं यहां पर हो सकेंगे। जिला विकास प्राधिकरण के सक्रिय होने के बाद सरकार ने इस पर सख्ती बरती है। आवास विभाग ने इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरस्वती, भागीरथी, बिलंगना नदियों के किनारे निर्माण कार्य नहीं हो सकेंगे। बहुत सी नदियां ऐसी हैं जिसके किनारे लोगों ने बसावट बना ली है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक संकट है कि क्योंकि मानसून सिर पे है, पानी भी आता है, उनके लिए भी खतरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं रहते हैं। हालांकि सरकार अनेकों कदम इससे पहले भी उठा चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो पुरानी बसावट है उनको हम कैसे वहाँ से शिफ्ट करें और नई ऐसी भी कोई ऐसा अतिक्रमण ना हो। आपको ज्यादा पैकेज। भारतीय सेना जहां एक ओर पूरे देश की सरहदों पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रही है, तो वहीं भारतीय सेना सीमावर्ती इलाकों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ यहां की संस्कृति सभ्यता को बचाने की मुहिम भी शुरू कर चुकी है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय सेना जहां एक और पूरे देश की सरहदों पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रही है, तो वहीं भारतीय सेना सीमावर्ती इलाकों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ यहां की संस्कृति और सभ्यता को बचाने की मुहिम भी शुरू कर चुकी है। भारतीय सेना द्वारा समर्थित सॉल ऑफ स्टील प्रोग्राम के तहत हिमालयन चैलेंज योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में हो रहे पलायन को रोकना है, जिसके लिए साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना से वाइब्रेंट विलेज के विकास को भी सहयोग दिया जा रहा है। सोल ऑफ स्टील इसीलिए आयोजन किया गया है ताकि हमारे सीमावर्ती इलाकों के जो पोटेंशियल है, टूरिज्म पोटेंशियल है, और यहाँ से पलायन रोकने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। साहसिक खेलों में पर्वतारोहण के शौकीन अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है। इस साल 23 अभ्यर्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस साल पुलना गांव से फूलों की घाटी होकर करीब 65 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर अभियान दल भारत चीन सीमा से जुड़े हुए गांव गमसाली पहुंचा। मुझे आज बेस्ट ऑफ टेक्निक भी मुझे ही मिला है। सो मेरा सोल ऑफ स्टील में जर्नी बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इंडियन आर्मी के साथ और क्लॉ के इंस्ट्रक्टर के लोगों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद है कि ये मैं अपने लाइफ में अप्लाई कर सकूं। यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को वो यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स जो जिनका लगाव हमसे बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते हम ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएँ। और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि हमें लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश धुमाल सर जैसा ट्रेनिंग गाइडर मिला, जिन्होंने अपने को बहुत अच्छा ट्रीट किया। जब भी वो फ्री टाइम पाते थे, आते थे, अपने साथ बैठते थे और बातचीत करते थे। पीएम मोदी वाइब्रेंट विलेज योजना को मिशन के तौर पर ले चुके हैं। अब स्थानीय लोगों की भूमिका भी योजना में जुड़ती दिखाई दे रही है। सेना के साथ मिलकर ग्रामीण अपने क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाश कर रहे हैं। भारतीय सेना ने क्लो के साथ मिलकर एक अभियान चलाया। सबसे पहले साहसिक खेलों को बढ़ावा देने की जो कोशिश की जा रही है, उसका मकसद ये है कि गांव में साहसिक खेलों के साथ साथ एडवेंचर को भी बढ़ावा दिया जाए। और इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, जो हमारा समाज है,
उसको भी जीवित रखने की कोशिश की जाए। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, गमसाली गांव। और मानसून के दौरान चारधाम यात्रा मार्ग सुचारू रहे, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बद्रीनाथ हाईवे और साथ ही स्लाइडिंग जोन का चिन्हीकरण किया है। खास करके सिरोबगढ़ पहाड़ी, जहां पर बारिश के दौरान स्लाइडिंग का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, वहां से मलबा हटाने के लिए मशीन भी लगा दी गई है। इसके साथ साथ कई जगहों पर भी पुलिस के जवानों की तैनाती की जा रही है। जो हमारी स्लाइडिंग जोन्स हैं नेशनल हाईवे पर, उसमें जैसे सिरोबगढ़ है या अन्य जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हमारी मशीन उसकी तैनाती की जा चुकी है। और साथ ही लगातार वॉच हम लोग रखते हैं, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए अगर कहीं बड़ी स्लाइड आने के चांसेस रहते हैं तो वहाँ निकटतम स्थानों पर खाने पीने टॉयलेट्स की व्यवस्था भी की जाती है, ताकि यात्रियों को अगर रुक रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ